check, check, check. 1, 2, 4, Charlie, check, check, check. Over body, listen here. डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, मेरे ऊपर जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है वो माइनस जो मुझे बाहर की तरफ खींच रही है, नेट फोर्स आ जाएगी टुवर्ड्स द सेंटर। बाहर फेंक देना चाहता हूं तो बताओ मैं कहां से फेंकना ज्यादा पसंद करूंगा? यहां से? मेरी समझदारी क्या कहती है, यहां से फेंकने पर बाहर निकल जाएगा जल्दी या यहां से फेंकने पर बाहर निकल जाएगा जल्दी? हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। NSEJS फिजिक्स में ग्रेविटेशन टॉपिक में लेक्चर नंबर 2 की बात चल रही है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, जल्दी से रिकॉल करो। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि न्यूटन ने क्या बताया था कि जो इंट्रैक्शन फोर्स है दो मासेस के बीच में, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और दो मासेस के बीच में जो r डिस्टेंस से सेपरेटेड है कितनी फोर्स आती है, उस फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में बात कर चुके हैं। हाँ या ना? ठीक है। उस फोर्स की वजह से जिस भी ऑब्जेक्ट पे वो लग रहा हो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, इसके बारे में भी बात कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार उस ग्रेविटेशनल, अगर अर्थ की बात करूं जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही है, उस खिंचाव को, उस ग्रेविटेशनल पुल को, जो कि मुझे भी अर्थ अपने से चिपका के रखी है, मैं ऊपर भी जाना चाहूं तो मैं वापस नीचे आ जाता हूं। ये सब क्या हो रहा है? अर्थ मुझे खींच रही है अपने तरफ, हम सबको खींच रही है, तभी ये अर्थ के सरफेस से चिपके हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा भी ऊपर उठा लेता हूं और छोड़ता हूं तो किसी एक्सेलरेशन से नीचे आते हैं। हाँ या ना? तो भैया वो एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बात समझ में आई? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। ड्यू टू हाइट, ड्यू टू डेप्थ, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ की बात आज करनी है, शेप ऑफ अर्थ की बात हम कर चुके थे। जल्दी से रिकॉल करवाऊंगा। और क्या पढ़ना है आज? आज हम इन बातों पे नजर डालेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे नजर डालेंगे। हेलो, किस पर नजर डालेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे नजर डालेंगे। कैपलर लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो प्लैनेटरी मोशन हमारे हो रहे हैं, कौन कौन से? जो अर्थ घूम रही है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं जितने भी सोलर सिस्टम के अंदर, वो किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, मतलब उनकी जो रोटेशनल मोशन है वो किन किन लॉज को फॉलो करता है, वो हमें कैपलर ने बताया था। कैपलर भैया हमें लॉज बताकर गए थे कुछ, जिनके ऊपर सारे प्लैनेट्स चलते हैं। बात समझ में? उसके बाद हम बात करेंगे सैटेलाइट की। भैया सैटेलाइट कैसे, कहां, क्यों, ये सैटेलाइट होती क्या चीज है, अर्थ के इर्द गिर्द इनका काम क्या है, कैसे लॉन्च होती है, और क्या क्या बातें इनकी पहले कैलकुलेट करनी होती हैं, लॉन्च करने से पहले किस काम के लिए लॉन्च हो रही हैं, उनको कितना हाइट पे रखना है, जैसा हमें उनका इस्तेमाल है उसके हिसाब से क्या क्या उनके मोशन होना चाहिए अर्थ के रेस्पेक्ट में, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, समझ पाए? कुछ सैटेलाइट के बारे में बात होगी ओवरऑल। उसके बाद हम बात करेंगे एक एस्केप वेलोसिटी की। यही कुछ बेसिक फंडास हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हमें PYQs भी करने हैं। ठीक है, अगर PYQs कराने का टाइम थोड़ा कम रहा इस सेशन में, मैं एक सेशन एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको। नो नीड टू वरी अबाउट इट। तुम तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, आ जाओ। तो भैया सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन देता हूं कि स्मॉल जी, अच्छा इससे पहले एक और रिवीजन दूं मेरे बच्चों कि एक मास है m1 और एक मास है m2, एक मास है m1 और एक मास है m2, जो कि r डिस्टेंस से सेपरेट हुए बैठे हैं। तो भैया ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। कितनी फोर्स से खींचेगा मेरे बच्चे? कितनी फोर्स से खींचेगा मेरे बच्चे? और क्या बात याद, इसको कैसे पढ़ते हैं? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो भैया ये दोनों क्या होती हैं? मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती हैं। ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होती हैं। F21 इज इक्वल टू F12 विच इज इक्वल टू gm1m2 by r स्क्वायर, gm1m2 by r स्क्वायर, gm1m2 by r स्क्वायर, gm1m2 by r स्क्वायर, gm1m2 by r स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। हाँ या ना? ठीक है। और अब हम एक बात, ये तो कौन है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में सेम है। और उसके बाद में
इस स्मॉल जी की दुनिया में आता हूं, इस फोर्स की वजह से किसी मास को क्या एक्सेलरेशन मिलेगा। अर्थ की बात करें, अर्थ 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 ये रही, ये रहा कोई ऑब्जेक्ट। अब वो कितने एक्सेलरेशन से, अगर मैं यहां से उसको अर्थ के नजदीक, अर्थ के सरफेस के नजदीक अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवा देता हूं, तो किस एक्सेलरेशन से ये अर्थ की तरफ गिरा चला आएगा, उसके बारे में बात करनी है। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है। और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ड्यू टू, ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं वो 4 फैक्टर्स है। सबसे पहला कौन सा है? शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ क्या कहती है कि पोल्स पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? इक्वेटर का जो रेडियस है वो है ज्यादा, और जो पोल्स का रेडियस है वो है कम। तो भैया मेरे कि पोल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आने वाली है वो आने वाली है ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और इक्वेटर में जो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आने वाली वो है कम कम कम। अरे बोलो हाँ या ना? बहुत शानदार मेरे बच्चे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो कप्तान, इधर देखो। और फिर एक बार, ये तो किसकी बात होगी, किसकी बात होगी मेरे बच्चे, किसकी बात होगी? ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। दिस इज आवर इक्वेटर, दिस इज आवर इक्वेटर, एंड दिस इज आवर पोल्स, आवर पोल्स। मेरी बटन जैसी आंखों से भी मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि रेडियस पोल पे कम है। तो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे राज कितना फॉर्मूला होता जी? अगर ये अर्थ जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ जी और रेडियस ऑफ अर्थ है जी। आइयो बोल गया तुम, देखो इधर। तो भैया ये चौटा होता, ये बड़ा होता। तो डिनोमिनेटर में जब चौटा क्वांटिटी रखता तो ओवरऑल क्वांटिटी बड़ा आता मेरे बच्चे। समझा? तो भैया रेडियस ऑफ इक्वेटर का जो रेडियस है वो है बड़ा, तो ओवरऑल क्वांटिटी आएगी कम, और रेडियस ऑफ पोल वो है कम, ओवरऑल क्वांटिटी आएगी ज्यादा। समझ में आई बात? बहुत शानदार मेरे बच्चे, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। यहां पे एक बात की थी हमने, ड्यू टू हाइट। अर्थ के सरफेस से अगर मैं किसी हाइट पर चलता चला जाता हूं, अगर मैं अर्थ के सरफेस से किसी एच हाइट पर चला जाता हूं, चले चलो इधर देखो, चले चलो, तो भैया किसी हाइट पे चले जाते हैं तो सरफेस पर जो आती है उसको मैं जी नॉट कहता हूं। सरफेस पर जो आती, अरे कौन आती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे जो आती है उसको मैं जी नॉट कहता हूं। तो किसी हाइट पे जब तू सरफेस के एच हाइट ऊपर चला जाएगा, सरफेस के एच हाइट ऊपर चला जाएगा, तो तुझको कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी मेरे राजू? जी नॉट 1 माइनस 2h बाय आर ई। और ये कब की बात है मेरे बच्चे? जब एच आर ई के कंपैरिजन छोटा है, यानी 50-100 किलोमीटर तक लगा सकता हूं, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर के करीब है। तो 50-100 रुपए तो 6500 के सामने मायने ही नहीं रखते। मैं तो यूं उड़ा देता हूं, 6500 आते हैं सामने तो 100 रुपए उड़ा देता हूं, लेकिन 100 के आगे नहीं भैया, फिर कंजूसी है। तो क्या कह रहे हैं बच्चों कि एच आर ई कंपैरिजन में अगर नेग्लिजिबल है, आई मीन टू से कि 50-100 किलोमीटर है, 150 तक भी चलेगा, 150 तक भी चलेगा, लेकिन खींच के, बात समझ में आ गया? उसके ऊपर जाएंगे तो मैं इस अप्रोक्सीमेशन का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। इधर देखिए राजू भैया, रिकॉर्डिंग हो तो रही है ना, कहीं पता लगे कल की तरह हो जाए। चल रहा है ना मामला? सब सही चल रहा है? चेक 1 2 4 चार्ली, चेक ओवर बॉडी, लिसन हियर। ड्यू टू डेप्थ। अगर आप अर्थ सरफेस के डी डेप्थ सुरंग के अंदर चले गए, अगर आप टनल खो दिया आपने और डी डेप्थ आप नीचे चले गए, तो ये क्या होने वाला है? स्मॉल जी की वैल्यू वहां भी चेंज होने वाली है, वहां भी चेंज होने वाली है, वहां भी चेंज होने वाली है। बात समझ में आई बच्चों? तो यहां पर कितनी हो जाएगी? अगर किसी डी डेप्थ पे, अर्थ के अंदर मैं डी डेप्थ पे घुस जाना चाहता हूं और वहां पर अपने स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मेरे बच्चों वहां पर जो वैल्यू आती है वो आती है जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर ई, 1 माइनस डी बाय आर ई, 1 माइनस 2h by re, 1 माइनस d by re,
1 माइनस 2h/re 1 माइनस d/re 1 माइनस 2h/re 1 माइनस d/re। अरे क्या आ रही क्या जा रही, कुछ समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? हाँ ध्यान दो। 1 किलोमीटर, ये सवाल करवाया था, ये सवाल करवाया था, बहुत बढ़िया और स्टैंडर्ड सवाल है, कहीं भी पूछ लिया जाता है। बताओ 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा और 1 किलोमीटर अर्थ सरफेस के नीचे जाऊंगा, कब जी की वैल्यू ज्यादा चेंज होगी? तो बच्चों इस बात को समझो देखो कि भैया -2h/re अगर 1 किलोमीटर हाइट पे गया तो 1 माइनस 2/re है, और 1 किलोमीटर डेप्थ में गया तो 1 माइनस 1/re होगा। डी को 1 पुट करना है यार, एच को 1 पुट करना है यार, सिंपल है ना यार? तू समझ नहीं रहा मेरी बात यार? तो क्या कह रहा हूं कि जब मैं अर्थ के सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा तो स्मॉल जी की वैल्यू में ज्यादा बदलाव आएगा, और 1 किलोमीटर नीचे जाऊंगा तो बदलाव आएगा लेकिन उसके कंपैरिजन में हेलो कम आएगा, उसके कंपैरिजन में हेलो कम आएगा। बात समझ में नहीं आ रही? तो ये सब तो हमने पढ़ लिया, ये सब तो मैं पढ़ चुका मास्टर 2, कुछ और पढ़ा। अच्छा भाई, तो फिर हम आज बात करने जा रहे हैं कि अर्थ का रोटेशनल मोशन, अर्थ का जो वूम 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 वूम, कैसा मोशन? वूम 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 वूम, जो अपने ही एक्सिस के बाद घूम रही है, ये स्मॉल जी को कैसे इफेक्ट करती है, हाँ या ना? चलो बच्चों हा हा करना, साथ साथ डिस्कस, हा हा। इधर देखो, ड्यू टू रोटेशनल, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ये हमारा चौथा फैक्टर है, समझे राजू? ये हमारा चौथा फैक्टर है। आ जाओ, तो अर्थ कहाँ है हमारी? वैसे तो राजू भैया अर्थ कैसी है? वैसे तो राजू भैया अर्थ कैसी है? अंडाकार शेप की, ओवल शेप, थोड़ी सी चपटी, आलू जैसी, ऐसी बहुत सारी बातें, लेकिन स्फेरिकल तो नहीं है। बट फॉर द ईज ऑफ एनालिसिस, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, मैं ऑन एन एवरेज एक मान लेता हूं कि वो स्फेयर है, ठीक है? ऑन एन एवरेज में क्या मान लेता हूं कि वो क्या है? स्फेयर है। ओ माय गॉड, ऑन एन एवरेज में क्या मान लेता हूं? स्फेयर है, गोला, हा गोला। ठीक है जी, ये है हमारा गोला, हमार गोला बोले तो अर्थ। ठीक है जी, चलो बहुत शानदार। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस गोले पे बात करनी है। ये हमारी अर्थ है, सबसे पहले तो इस बात को समझ लो, ये हमारी क्या है? अर्थ है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये है उसका एक्सिस, ये है उसका एक्सिस, बहुत शानदार। और उस एक्सिस का ये क्या है? सेंटर है। समझ में आई बात? और ये हो गया ये आपकी इक्वेटर वाली लाइन, ये हो गई आपकी इक्वेटर वाली लाइन। ज्यादा टेंशन अगर लगे मेरे बच्चों तो जितना डेरिवेशन का पार्ट है उसको स्किप करके रिजल्ट को ध्यान रख लेना, लेकिन समझ जरूर लेना कि हो क्या रही है बात। तो भैया मेरी बात सुनो, ये है अर्थ और अपने एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रही है, वुम वुम वुम, कैसे घूम रही है? वुम वुम वुम, एग्जैक्टली। और वो घूम रही है किसी ओमेगा से। आपने सर्कुलर मोशन में ये समझा है कि ओमेगा, ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है बच्चे, घूमने की स्पीड। कितना एंगल 1 सेकंड में घूम रहा है, कितना एंगल 1 सेकंड में जूम हो रहा है, तो उसे कहते हैं हम ओमेगा। एंगुलर स्पीड कहो, एंगुलर वेलोसिटी कहो, चलेगा। चलो भाई, एक आदमी यहाँ किसी कंट्री में अर्थ के इस रीजन में कहीं यहाँ पर खड़ा हुआ है। बात समझ में आई मेरे बच्चे? इधर देखो बेटे, इधर देखो, यहाँ पर खड़ा हुआ है कोई आदमी जिसका मास क्या है? स्मॉल एम है। ये राजू भैया हैं और स्मॉल एम इनका मास है। बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इनको ये ऑब्जर्व किया कि कितने एंगल पे खड़े हुए हैं, कहां पर हैं? इक्वेटर के रेस्पेक्ट में। लाइन सीधी जा, जूम, सीधी नहीं गई यार, ये सीधी नहीं गई है ना?
तो इतनी कहानी समझ में आई, बहुत शानदार। इधर देखो, तो भैया ये वाला एंगल है, लेट्स सपोज थीटा, लेट अस सपोज थीटा, इनके बीच में ये मतलब यहां इक्वेटर से ये थीटा एंगल पे है। यार ये कितना है, ये कितना है सर, ये ना आर ई है, ये कितना है आर ई, और ये भी कितना होगा आर ई, आर ई, समझ में आई बात। तो मैं क्या कर रहा, मैं क्या कर रहा भाई जी, मैं की करा जी, देखो जी तुसी इधर देखो। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये आदमी हो, तो मैं क्या देख रहा हूं के जी ना ये वाला आदमी भी सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के साथ साथ, ये वाला आदमी भी सर्कुलर मोशन कर रहा है अर्थ के साथ साथ। भाई जब अर्थ घूमेगी तो कहाँ, ये थोड़ी जा तू घूमा, मैं बाद में मिल लूंगा तुझे यहीं पे, है ऐसे थोड़ी होगा भाई। एक बॉल है, अब उस पर एक पॉइंट आप यहां पे मानो, अब ये ऐसे घूमेगी तो पॉइंट भी तो साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हाँ या ना, साथ साथ चल रहा है कि नहीं, साथ साथ चल रहा है कि नहीं। तो जितनी देर में ये अर्थ घूम के ये इस पॉइंट पे वापस आएगी, ये आदमी भी तो घूम के वापस आएगा। सर इतनी बात तो मुझे समझ में आती है, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। मैं सिर्फ इतना दिमाग लगवाना चाहता हूं कि ये इस आर स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सर ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई भैया। ये वाला पॉइंट इतने बड़े रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा, ये वाला पॉइंट इतने रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा, ये वाला पॉइंट 0 रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा, ये वाला पॉइंट, ये जो ये टॉप वाला है, ये वाला जो बिल्कुल लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये 0 रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा। मेरे बच्चे इधर देख, आजा। तो इतनी बात समझ में आएगी राजू, ए राजू इतनी बात समझ में आ गई कि ये वाला है जो ये स्मॉल आर रेडियस का सर्कुलर मोशन करेगा। सर बोलो बेटे, सर इस स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर की टर्म्स में लिख सकता हूं क्या? क्यों नहीं लिख सकता है मेरा बच्चा, बिल्कुल लिख सकता है। सर कैसे? देखो ये आर ई है और ये कितना हो जाएगा आर ई कॉस थीटा। सर आप ना बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है। देखो समझ में आ रहा है क्या? हाँ यार थोड़ा सा वो हौच पौच ना हो जाए बस इसलिए यार। तो ये इतने रेडियस का सर्कुलर मोशन कर रहा है। कोई दिक्कत है मेरे बच्चों को? नो दिक्कत। ठीक है भाई। अब अगर ये अर्थ के सरफेस पे खड़ा है तो इसके ऊपर दो फोर्सेज आ गई। इसके ऊपर कितनी फोर्सेज आ गई? दो फोर्सेज आ गई। एक आ गई ये वाली, कौन सी है ये? एम जी, एम जी नॉट। अर्थ के सरफेस पे जो जी नॉट की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो है जी नॉट। तो अर्थ के सरफेस के सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ क्या खिंचाव है? एम जी नॉट। और एक जो कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ एक फोर्स आती है। अगर मैं अर्थ के सरफेस पे ही बैठ के इसको देख रहा हूं तो बाहर की तरफ एक फोर्स आती है मेरे बच्चे। बाहर की तरफ क्या आती है? एक फोर्स आती है मेरे बच्चे, उसको मैं कहता हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम स्मॉल आर, जिस आर रेडियस का सर्कुलर मोशन चल रहा है, वही आर यूज होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। मैंने कहा कि भैया इस वाली लाइन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूं। हम्म, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूं ना, तो ध्यान से देखना बच्चों, बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला एंगल भी तो थीटा ही है, ये वाला एंगल भी तो थीटा ही है।
तो यहां पर इसकी तरफ एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, एम स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आया राजू भैया? ठीक है। और इधर क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये वाला इस वाले एक्सिस के अलोंग कोई रोल प्ले नहीं करेगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। याद करना वेक्टर की बातें जब सिखाई थी कि 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं रहता किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, उसके 90 डिग्री उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्ट जीरो होता है। तो इसका कोई इफेक्ट इधर नहीं आएगा जो इधर आएगी बात। तो अब बस एक आखिरी बात रह गई, यही वाली बात मैं दोबारा लिख देता हूं कि स्मॉल आर किसके इक्वल है, स्मॉल आर किसके इक्वल है, आर ई कॉस थीटा के। स्मॉल आर किसके इक्वल है, आर ई कॉस थीटा के। तो ये अब नेट फोर्स इस एक्सिस के लॉन्ग कितनी हो जाएगी, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, एफ नेट टुवर्ड्स सेंटर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी लाला, एम जी नॉट माइनस बाहर की तरफ खींचने वाली माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, मेरे ऊपर जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रही है वो माइनस जो मुझे बाहर की तरफ मैथ्स का इस्तेमाल करना है। तो भैया क्या किया आपने, एम को लिख दिया बाहर, जी नॉट ये रहा, जी नॉट ये रहा, और माइनस एम तो निकाल लिया मैंने बाहर, स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर ई कॉस थीटा। तो यहां पर क्या आ गया, आर ई, और एक कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो मैं क्या लिख दूं, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया भैया? ये आ गया जी, ये नेट फोर्स आई ना राजू, ये क्या आई, नेट फोर्स। ये क्या आ गई, नेट फोर्स, यानी कि एम जी। अब ये जी की वैल्यू जो हाइट पे जाने पे 1 माइनस टू एच बाय आर ई हो गया था, जी नॉट इंटू 1 माइनस टू एच बाय आर ई। डेप्थ में जाने पे क्या हो गया था, जी नॉट 1 माइनस डी बाय आर ई। इसी तरह रोटेशनल इफेक्ट को अगर कंसीडर किया जाएगा, इस ओमेगा को कंसीडर किया जाएगा, ये डब्ल्यू जो जैसा दिख रहा है ये ओमेगा है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो क्या समझ आ रहा है मुझे कि भैया 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 कि जो जी है उसमें से कुछ माइनस होता है, आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और अब मैं जब इसको ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा, तो ये वाला एंगल बढ़ेगा, ये वाला एंगल जीरो से बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा, थीटा इंक्रीज करेगा, कहां से लेके कहां तक मेरे बच्चे, इधर देख राजू, सोना नहीं है, सोना नहीं है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। और जब एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज होता है, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से डिक्रीज होके 0 हो जाती है, 1 से डिक्रीज होके 0 हो जाती है। थीटा 0 से 90 जाएगा और कॉस थीटा 1 से 0 की तरफ आएगा। कॉस 0 होता है 1 और कॉस 90 होता है 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख दूं और एक बात इसमें ऐड कर दूं, ठीक है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हुए क्या लिख दूं यहां पे, ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, थीटा जो है वो इंक्रीज कर रहा है, कहां से लेके कहां तक, कहां से लेके कहां तक, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। ये थीटा, ये वाला थीटा, ये वाले थीटे पे क्या फर्क पड़ेगा और वो हमारी दुनिया को कैसे बदलेगा, ये भी देखो
कि जब मैं इक्वेटर पे हूं तो थीटा क्या है, 0। तो इक्वेटर पे मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है भैया, रोटेशनल इफेक्ट मैक्सिमम मिलता है जी ऑन इक्वेटर। cos 0 क्या हो जाएगा, 1। cos 0 क्या है, 1 है, 90 पे 0 है। ठीक है राजू भैया, तो जी इक्वेटर पे कितना आ गया, जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है ना। और फिर जैसे जैसे पोल पे पहुंचा, पोल पे जब वो पहुंचा मेरे बच्चे, शानदार रिजल्ट, बच्चों ने देखा सर cos 90 तो 0 हो जाता है, cos 90 तो 0 हो जाता है, इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट पोल पे काम नहीं करता। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है, अपना इफेक्ट दिखाता है जब वो कहाँ है, इक्वेटर पे। रोटेशनल इफेक्ट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम ऑन इक्वेटर, इज फाउंड टू बी मिनिमम एट पोल्स। बात समझ में आ गई क्या? रोटेशनल इफेक्ट जो है, रोटेशनल इफेक्ट शोन इट्स मैक्सिमम इफेक्ट ऑन इक्वेटर, और मिनिमम इफेक्ट कहाँ दिखाता है, पोल पे दिखाता है। इन्हीं सब बातों को नोट करो, इन्हीं सब बातों को नोट करो, नोट करो, नोट करो। तो नोट किया आपने, ये पॉज करके नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो आराम से भैया, आ जाओ। तो इतनी बात समझ में आ गई कि भैया रोटेशनल इफेक्ट कहाँ है, मैक्सिमम है इक्वेटर पे। ठीक है, लिख दूं मैं ये बात? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम ऑन इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स। अब शेप ऑफ अर्थ का भी, शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी इक्वेटर पे कम आती है, पोल पे ज्यादा आती है। रोटेशनल इफेक्ट भी यही कह रहा है कि भैया इक्वेटर पे उसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा, यानी जी कम करेगा। यानी इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम करने के लिए दो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं, एक तो उसकी शेप और दूसरा रोटेशनल इफेक्ट। यानी कि इक्वेटर, इक्वेटर पे जो जी है वो है, पूरे अर्थ में किसी भी पॉइंट पे बात करोगे यहाँ पे इक्वेटर पे मिनिमम आती है। यानी कि अर्थ के इक्वेटर पे मेरा वेट सबसे कम होगा, क्योंकि मेरा वेट जो होता है वो होता है mg। अब g की वैल्यू ही मिनिमम हो गई, g की वैल्यू ही मिनिमम हो गई, तो वेट तो अपने आप ही मिनिमम हो गया। अरे हाँ या ना, समझ में आई आपको बात? समझो इस बात को कि भैया g की वैल्यू इक्वेटर पर मिनिमम है, तो वेट भी मिनिमम ही आएगा। अब मैं अगर कोई चीज अर्थ के अट्रैक्शन पुल से, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो अट्रैक्शन है, उससे एस्केप करा देना चाहता हूं, बाहर फेंक देना चाहता हूं, तो बताओ मैं कहां से फेंकना ज्यादा पसंद करूंगा? यहां से? मेरी समझदारी क्या कहती है, यहां से फेंकने पर बाहर निकल जाएगा जल्दी, या यहां से फेंकने पर बाहर निकल जाएगा जल्दी? उस ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कराना, इस ग्रेविटेशनल पुल से एग्जिट कराना किसी ऑब्जेक्ट को, इक्वेटर से ज्यादा आसान है। समझ में आई बात? तो अभी हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स है वो इंडिया में एक कुछ फेवरेबल पॉइंट से ही करा जाता है, इक्वेटर के पास लाई करने वाले, इक्वेटर के पास लाई करने वाले और कुछ और फैक्टर्स को कंसीडर करके एक लोकेशन चुनी जाती है एक कंट्री में कि जहां से उसकी सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी। लॉन्चिंग पैड पहले हमारे पास नहीं था, पहले हम दूसरों के लॉन्चिंग पैड्स को यूज करके, दूसरी कंट्री की लॉन्चिंग पैड्स को यूज करके वहां से सैटेलाइट लॉन्च करवाया करते थे। लेकिन फिर इंडिया ने अपना लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, लॉन्चिंग पैड बनाया, और फिर वहां से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब एक ग्राफ और पढ़ने की जरूरत है हमें। ग्राफ देख लेते हैं। अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ के सरफेस तक स्मॉल जी का गोला सही बन जाना,
हाँ जी, तो मैं स्मॉल जी का ग्राफ बनाने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? स्मॉल जी का ग्राफ बनाने आया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गोला तो ऊपर वाले ने हाथ में डाल दिया मेरे। यार सुन, यार सुन, ये देख, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। ये राजू, सीधा हो। ठीक है भाई, ऐसी कोई कहानी है, ऐसी कोई कहानी है। ठीक है, तो ये क्या सेंटर है? सेंटर ऑफ अर्थ है ना? लग रहा है ना? लग नहीं रहा? लगा लो यार प्लीज। अभी ठीक है। तो अभी मैं अर्थ के जो ये स्मॉल जी है ना, इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाने जा रहा हूँ? इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। कहाँ गया? हाँ जी। तो इस एक्सिस पर जो वैल्यू है वो है स्मॉल जी की। इस एक्सिस पर जो वैल्यू है वो है स्मॉल जी की। ठीक है, और यहां पर अर्थ के सेंटर से आर की जो वैल्यू है वो लिखी जा रही है। इस एक्सिस पे कौन है? स्मॉल आर। ये रहा अर्थ का सेंटर, ये रही अर्थ, उसका मास, और ये कितना है? आर ई है। ठीक है भैया, भैया 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 ध्यान दो। मैंने आपको ये कहा अर्थ के सरफेस पर मिलने वाली वैल्यू, अर्थ के सरफेस पर मिलने वाली वैल्यू वो कितनी है? कोई आर जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर, कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मैं कह रहा हूं अर्थ के सेंटर पे एक बार बात कर लेते हैं यहां पे। जी एट सेंटर, अर्थ की डेप्थ में जा रहे हैं तो यहां पे क्या? जी नॉट 1 - d/r e इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला 1 - d/r e। तो अर्थ जब सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे चले जाओगे, क्या डी आर ई के बराबर हो जाएगा? और जैसे ही आपने डी को आर ई पुट करा, कहानी आपके सामने है, क्या हो जाएगा? जी नॉट 1 - r e/r e। तो क्या हो गई कहानी? 1 - 1 0, 0 आ गई। तो सेंटर पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है? 0 है। सेंटर पर क्या है? 0 है। डेप्थ में आप जब जाओगे, डेप्थ में आप जब जाओगे और अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि वहां पे मैक्सिमम होगी जी की वैल्यू। भैया नहीं, ऐसा कोई मिसकंसेप्शन नहीं पालना, वहां पे 0 हो जाती है। ठीक है, तो अर्थ के सेंटर पर 0 मिल रही है और अर्थ के सरफेस तक आते हैं तो वैल्यू बढ़ रही है। समझ में आ रही बात? अर्थ के सरफेस तक आएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है, और उसके बाद जब हम उससे बाहर निकलेंगे, अर्थ के सरफेस से हाइट बढ़ाते चले जाएंगे, तो क्या होगा? अर्थ के सरफेस पे जब पहुंच जाएंगे और फिर वहां से हाइट बढ़ाएंगे, तो ऐसा कुछ होता है वहां पे। हाइट बढ़ने के साथ साथ घट रही है, हाइट बढ़ने के साथ साथ स्मॉल जी की वैल्यू घट रही है। बात समझ में आई आपको? हाइट बढ़ने के साथ साथ, हाइट बढ़ने के साथ साथ स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बात समझ में आई क्या? ऐसे डिक्रीज होती चली जाती है। तो अब आप इस ग्राफ को ध्यान में रखना कि स्मॉल जी का वेरिएशन क्या है। वेरिएशन ऑफ जी, किसका ग्राफ है ये? वेरिएशन, किसका ग्राफ है ये? वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद स्मॉल आर, वेरिंग फ्रॉम सेंटर टू इंफिनिटी। ये स्मॉल आर, ये सेंटर है अर्थ का। क्या है ये? सेंटर। आई एम सॉरी।
सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है जी। तो यहाँ से सरफेस तक आ रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, G0, बोले तो G m/r²। ये वाला ग्राफ आप नोट करो पॉज करके आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये वेरिएशन है स्मॉल g का स्मॉल r के साथ। ठीक है जी, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। चलो, अब इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई, अब वक्त है कुछ और सीखने का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक नोट लिखवा दूं आपको पहले, नोट कर लिया? चलो, एक नोट है आपका, देखो भाई, एक टर्म है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या टर्म है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है किसी मास के आसपास, किसी भी मास के आसपास, जो एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है कि जिसमें अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो उसे ग्रेविटेशनल पुल मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसकी कोई बहुत डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, एक छोटी सी फील दे रहा हूं, समझ जाना, उस फील को ही पकड़ लेना। मान लीजिए कोई ये स्मॉल एम मास, कैपिटल एम मास का एक ऑब्जेक्ट है और इसके आसपास एक इसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, इमेजिनरी रीजन है ये, इसके आसपास इसका कोई रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है। ठीक है, मतलब ऐसा कि इस रीजन में अगर कोई दूसरा मास आएगा तो उसको कैपिटल एम की प्रेजेंस महसूस देगी, वो एक्सपीरियंस करेगा। अगर इस रीजन के अंदर कोई दूसरा मास आता है तो वो इस कैपिटल एम का अट्रैक्शन पुल महसूस करेगा। समझ में आई बात? और जैसे ही वो इस रीजन से बाहर जाएगा उसे एम, कैपिटल एम की कोई प्रेजेंस महसूस नहीं देगी। तो इस रीजन को मैं क्या कह देता हूं? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटल एम, इस ऑब्जेक्ट का रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ कैपिटल एम है। समझ में आई बात? समझ जाओ बात को, बहुत बेसिक सी बात है कि ये स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट अगर इस रीजन के अंदर आया तो उसे कैपिटल एम का अट्रैक्शन महसूस देगा। बात समझ में आई आपको? उस कैपिटल एम का ये रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो इसको ही मैं क्या कह देता हूं? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटल एम। रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटल एम, इसी रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटल एम को मैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल्सो नोन ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। अब ग्रेविटेशनल फील्ड तो आपको समझ में आया, एक ये नोट था। इसमें होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बताता हूं क्या कहूं इसको मैं, ध्यान से देखना। इस ग्रेविटेशनल फील्ड को ही देखो, एक तो हो गई ये, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको हटा देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या समझा रहा हूं। ये सेटअप है, मैं कहूं कि अब मुझे एक एनालिसिस करना है, मतलब मुझे अब क्वांटिटिव एनालिसिस करना है कि किसी पॉइंट पर इस एम मास का कितना इन्फ्लुएंस है। मैंने कहा ये तो एरिया है, एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, नथिंग एल्स, एक रीजन, बस एक स्पेस,
किसी मास के आसपास, किसी ऑब्जेक्ट के आसपास एक एरिया, एक इन्फ्लुएंसिव एरिया जिसमें कोई दूसरा मास अगर आएगा तो उसे कुछ अट्रैक्शन पुल मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो उस एरिया को तो मैंने क्या कह दिया, ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड 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 फील्ड, एरिया एरिया एरिया, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट्स इट, रीजन, स्पेस। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि उस स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस इन्फ्लुएंस की वैल्यू कितनी होगी पर केजी। 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट ला के रख दूं, वो किसी पॉइंट पे कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस कैपिटल एम की वजह से, वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आज तू बहुत बकवास कर रहा है। कोई बात नहीं बेटे, कभी कभी थोड़ी सी बकवास भी बर्दाश्त करते हैं मास्टर की, लेकिन काम की बात है ना, मास्टर तो करेगा ना। इधर देखो भैया, इंटेंसिटी। काम की बातें तो करनी पड़ेंगे ना भैया। देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? द क्वांटिटिव एनालिसिस, द क्वांटिटी मैग्नीट्यूड। किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं इस स्मॉल एम की जगह 1 kg का ऑब्जेक्ट लेकर आऊं, कितने केजी का? 1 kg। अरे भैया कहाँ गए तुम? 1 kg। अब इस 1 kg को उठाकर मैं इस पॉइंट पर रखूं, इस पॉइंट पर रखूं, इस पॉइंट पर रखूं, हर पॉइंट पर अलग अलग ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? तो किस पॉइंट पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस कैपिटल एम की वजह से उस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, वो वो फोर्स ही इस कैपिटल एम की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। एक आखिरी बार ध्यान से सुन लो, मैं बहुत आराम से बोलता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड तो क्या हो गया? एरिया। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर 1 kg का ऑब्जेक्ट रखने पर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है उस 1 kg को, वो उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। समझ में आई बात? तो किसी पॉइंट के लिए कैलकुलेट होती है ये। क्या बोला? किसी पॉइंट के लिए कैलकुलेट होती है, तो क्या लिख दूं? इट इज कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड फॉर ए पॉइंट। ठीक है, तो क्या लिख दूं भैया इसको? थोड़ा सा तुम सिकुड़ जाओ भैया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू किसी एक मास की वजह से कैलकुलेट होती है। इस मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखी जा रही है ना, तो क्या लिखा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू कैपिटल एम इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by 1 kg, experienced by 1 kg due to capital M when placed at that point। जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट पर ले जाकर 1 kg का मास रख दो, जितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस करे वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। सर दोबारा बोल दो, ये आसान सा कुछ लगा मुझे, दोबारा बोल दो। जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उस पॉइंट पर ले जाकर 1 kg का मास रख दो, जितनी फोर्स 1 kg एक्सपीरियंस कर रहा होगा
वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है उस पॉइंट की। तो पढ़ लो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू कैपिटल एम इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg ड्यू टू कैपिटल एम व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। बात समझ में आ गई क्या? अब नोट में ये जो चल रहा है ये सब क्या बकवास है भैया? मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको, मैं ये पढ़ा चुका हूं आपको। क्या है ये? अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करो तो वो स्मॉल जी ही है। तो क्या बकवास कर रहे हो आप ये? भाई गोला तो ऊपर वाले ने मेरे हाथ के अंदर ऐसा रख दिया ना बस, लेकिन कभी घमंड नहीं किया मैंने यार, कभी घमंड ही नहीं किया। हाँ जी, तो ये कौन है? आपकी अर्थ है। ठीक है, अब इसका कोई रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अर्थ का ये सेंटर है, सेंटर ही लग रहा है ना। तो भैया यहाँ पर कोई आपका 1 kg का ऑब्जेक्ट लेकर आओ, यहाँ रख दो। ठीक है, ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट पर मुझे अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखनी है। ये 1 kg का ऑब्जेक्ट मैंने इस पॉइंट पर ले जाकर रख दिया। ये 1 kg का ऑब्जेक्ट मैंने इस पॉइंट पर ले जाकर रख दिया। रख दिया तो रख दिया। अब ये स्मॉल आर है। ठीक है, ये क्या है? स्मॉल आर। इसको मैं अर्थ के क्लोज ही मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? अर्थ के क्लोज मान लेता हूँ। आ जाओ भाई, तो आजा मेरे क्लोज का नाम। देखो भैया, तो ये क्या है? आर ई। आर ई। ये 1 kg। 1 kg तुम वहां क्यों रह गए? वापस आओ बेटे, इसके पास और बैठो यहाँ पे। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आर ई है, अर्थ के सरफेस पर ही मैंने इसको मान लिया। ठीक है भाई, यहाँ पे कहीं है। कितनी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा? कितनी फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा सर? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कैपिटल एफ इज इक्वल टू, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई इंटू 1 kg डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। हाँ या ना? अब यही फोर्स जो है ये कितनी आ गई? जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई का स्क्वायर। क्या देखने में ये स्मॉल जी लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है? तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं तब से कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ के केस में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। समझ में आई बात? तो 1 kg के लिए डिफाइन हो गई है। किसके लिए डिफाइन हो गई? 1 kg के लिए। ये 1 kg, 1 kg। 1 kg। तो ये बात आप समझ गए हो तो मेरा काम हो गया। मुझे जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्मॉल जी। न्यूमेरिकली इक्वल टू स्मॉल जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आई बात? न्यूमेरिकली इक्वल टू स्मॉल जी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ अर्थ इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज के बाद अगर आपके सामने कोई बात हो रही हो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की, तो आपको क्या समझना है? ये स्मॉल जी की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्मॉल जी की ही बात हो रही है। ठीक है भैया, बहुत शानदार, बहुत प्यारा डिस्कशन हुआ, बहुत बढ़िया, मजा आया। नोट कर लो। समझ में आई इतनी बात भैया? तो आगे की बात। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर केजी। फोर्स पर यूनिट मास है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास। तो क्या कह दूं, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि स्मॉल जी तो है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
क्या आ जाएगी यूनिट? न्यूटन पर केजी, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही वाली बात। अगर आपसे एक एक नोट में तीसरा पॉइंट और, बस छोटी सी बात, किसी और प्लेनेट पे जाके बात करने लग जाएं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट जिसका मास mp है और रेडियस rp है, तो g कितनी हो जाएगी? g ऑन दैट प्लेनेट, कैपिटल G mp डिवाइडेड बाय rp का स्क्वायर। अब जैसे कि मैं मून की बात कर लूं, तो मून पे जब हम जाते हैं ऑन मून, तो बात सुनना है ध्यान से, ये बहुत स्टैंडर्ड है, हर किताब में डिस्कस हुआ है, सब जगह इसकी बात ज़रूर होती है। तो मून के सरफेस पे जब मैं लिखूंगा, तो मून के बारे में क्या बात कहूँ यार? मून के बारे में क्या बात कहूँ कि ये मास ऑफ मून है, और मून ये मास ऑफ मून है, और सेंटर से ये जो है ये कौन है? रेडियस ऑफ मून। तो इसके सरफेस पे जी कितनी होगी? तो कोई भी नई बात नहीं है मेरे पास बताने के लिए, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ मून को कैलकुलेट करके, रेडियस ऑफ मून को कैलकुलेट करके जब हमने इस फॉर्मूले में पुट किया, तो हमें ये समझ में आया कि अर्थ के सरफेस पे जो मिल रही थी उसका 1/6 मिल रहा है। तो जी ऑन मून, ये जी नॉट कौन है? अर्थ के सरफेस पे जो जी मिल रहा था, अर्थ के सरफेस पे जो जी मिल रहा था वो है ये जी नॉट, उसका 1/6। तो इसका मतलब ये है कि मून के सरफेस पे वेट भी 1/6 हो जाएगा, मून के सरफेस पे वेट भी 1/6 हो जाएगा। क्या समझे? मून के सरफेस पे किसी आदमी का वेट 1/6 हो जाता है। वेट ऑन मून, वेट ऑफ मैन ऑन मून ऑन मून is equal to 1/6 of weight of man on earth। समझ में आई बात? मास चेंज नहीं होता, क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है। क्या कहा? मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान दे रहे हो तुम मेरी बात पे? वेट तो डिपेंड करता है जी पे, तो वेट तो चेंज हो सकता है, लेकिन मास कभी चेंज नहीं होता, मास कभी चेंज नहीं होता। मास रिमेन सेम at all points, at all points in the universe, कहीं पे भी। while weight, वेट की अगर हम बात करेंगे तो वेट वेरी होता है, while weight varies from पॉइंट टू पॉइंट। और ऐसा भी क्यों हो रहा है? क्योंकि वेट में जी आ जाता है, जी का रोल हो जाता है। फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। समझ में आई बात आपको? कि मास, मास कभी नहीं बदलेगा, मास किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम और डेंसिटी वो कहीं जाके बदल नहीं रहे हैं। हाँ, वेट जरूर बदलेगा, क्योंकि वेट कौन है? उसके अंदर मास भी है और जी भी है, ये जी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, तो इसीलिए वेट भी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। बात समझ में आई है आपको ये? ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद फिर अपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। बेसिक बेसिक मैं आपको सवाल दिखाता हूँ पहले ना। बहुत ही जनरल, जो मुझे डिस्कस करने हैं, ऐसी मैंने बीच बीच में बात भी कर ली। उसने कहा कि पॉज करके पहले तो सवाल को पढ़ लो, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मैं फटाफट कुछ सवाल करवा दूं। व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, ये आपके मॉड्यूल से ही उठाए हुए कुछ ठीक ठीक सवाल हैं, ठीक है, जो बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं। व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री, तो 9th क्लास का बच्चा कंफर्म ये बोलता है कि एप्पल आ रहा है अर्थ की तरफ। अर्थ कहाँ जा रही है? अर्थ तो वही है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल बात जितनी हमने डिस्कस की है, अब तो हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओनली अर्थ अट्रैक्ट्स। मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर अगर ये वन ऑब्जेक्ट है और ये टू ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या आती है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। और ये क्या होती है? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इक्वल फोर्स से। बोथ द अर्थ एंड एप्पल अट्रैक्ट ईच अदर, ये वाला ही सही है। इसमें भी बच्चा उन दो पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाता है, अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स, विद अनइक्वल फोर्स। बच्चा ऐसा सोचता है कि अर्थ ज्यादा अट्रैक्ट करेगी एप्पल को, एप्पल अर्थ को कम अट्रैक्ट करेगी। ये गलत बात है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बराबर अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर इक्वली, ठीक है। ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट बात क्या कर लूं? क्या आपको ये वाला पॉइंट भी मैंने प्रॉपर्टीज में समझा दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप की बात कहीं हुई क्या? हमने हमेशा बोला बॉडी के मास, क्या उस फॉर्मूले में कहीं शेप का जिक्र है? Cm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर में कहीं पर भी शेप का कोई जिक्र है? नहीं सर। तो शेप ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन। डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज पे करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस पे करता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे करता है। समझ में आई बात? लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करता शेप ऑफ बॉडी पे। ये बकवास सवाल था, ठीक है। और देख लो, ये भी प्रॉपर्टी पर बेस्ड सवाल है। व्हेन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज चेंजेस, कह रहा दो बॉडी के बीच का जो मीडियम है मैं उसको चेंज करे जा रहा हूँ। एक बॉडी है m1 और एक बॉडी है m2। समझ में आई बात? m2 और ये है m1, और ये r डिस्टेंस से सेपरेट हुए बैठे हैं। पूछा ये जा रहा है कि अगर मैं इनके बीच का मीडियम मीडियम बदल दूं, कभी हवा कर दूं, कभी पानी कर दूं, कभी मस्टर्ड ऑयल, कभी ये ऑयल वो ऑयल, ठीक है, कुछ भी वैक्यूम कर दूं, तो इनके बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है क्या वो बदलेगी मीडियम के साथ साथ? तो भैया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन दैम विल इंक्रीज ना, विल डिक्रीज ना, विल चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ना, वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती। ग्रेविटेशनल फोर्स की यही तो प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। उनके बॉडीज के बीच में कोई भी मीडियम आ जाए, कोई भी मीडियम आ जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई है आपको? एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, बकवास बात। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गलत 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 सर। कैसे निकालते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि Gm1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, तो मैं कैपिटल जी को एक तरफ रहने देता हूं फोर्स के साथ आर स्क्वायर, और नीचे m1m2 लिख देता हूं। तो मैं जानता हूं फोर्स के लिए न्यूटन है, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर है, और मास के लिए केजी है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है जी। ये है यूनिट इसकी, ठीक है। मैंने इसकी सीजीएस में भी निकलवाई थी आपको। और क्या बात कर लें? ये वाली बात भी हमारी हुई है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन प्लेस, ना जी, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बिल्कुल सही बात है। बिकम्स मोर एट नाइट, बहुत ही बकवास बात। इतना घटिया ऑप्शन, इतना घटिया ऑप्शन ऐसा कैसा हो गया? ठीक है, ये तो फुदू फुदू से सवाल थे, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। ये एक सवाल है, IJSO स्टेज 1 2009 का सवाल है। कह रहा है न्यूटन डिड्यूस्ड
द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या मतलब है मेरा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसे मैं कहता हूं कि ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो उसने कहा कि न्यूटन ऐसा कैसे समझ पाया? बाय ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ एन एप्पल falling from a tree, by using Kepler laws of planetary motion, by studying motion of different objects in the laboratory, by using data obtained from Cavendish experiment। अब कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा आपको। चलो सर्च करना आप, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, गूगल इट। मैं भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक बार आप कोशिश करो। ठीक है, होमवर्क है। ये वाला सवाल देखो, KVPY 2009 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कंसीडर टू स्फेरिकल प्लैनेट्स ऑफ सेम एवरेज डेंसिटी। कह रहा है कि दो प्लैनेट हैं, एक प्लैनेट ये रहा और एक प्लैनेट आप ये मान लो। ठीक है, तो दो प्लैनेट हमने मान लिए। अब क्या कह रहा है कि आप क्या करो, प्लैनेट 2 इज 8 टाइम्स मैसिव एज ऑफ प्लैनेट 1। उनकी एवरेज डेंसिटी तो सेम है, उनकी एवरेज डेंसिटी तो सेम है। बस क्या है कि ये अगर M1 को मैं M मान रहा हूं, तो ये जो सेकंड प्लैनेट है वो 8 टाइम्स होगा M1 का। समझ में आई बात? हाँ या ना? अगर ये M मास का है तो ये जो प्लैनेट 2 है ये कितना है? 8 टाइम्स। प्लैनेट 2 इज 8 times as massive as planet 1। The ratio of acceleration due to gravity of the second planet to that of the first। अगर मैं फर्स्ट प्लेनेट की बात करूं तो इसका एम मास तो इसका एम हो गया, रेडियस कितना हो गया इसका? लेट अस सपोज आर है, तो इसका रेडियस कितना होगा? सर ऐसे कैसे बता सकता हूं मैं? भैया आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो जानते हो ना। इसका जो मास है, क्या वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा? तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी। हाँ या ना? इसको R2 कह दो, इसका रेडियस R1 कह दो। समझ में आई बात? अब M के लिए, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? ये 4/3 पाई R1 क्यूब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी तो दोनों के लिए सेम है, तो स्मॉल m इसके बराबर आया, और कैपिटल M जो मास है वो क्या 8m है? कितना है? 8m। तो 8m जब मैं इस m को वहां ले जाकर पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा? 4/3 पाई 4/3 पाई हो जाएगा, कैंसिल करके दिखाऊं क्या? 8 × 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी ने डेंसिटी को पेल मारा, 4/3 पाई 4/3 पाई। तो 8R1 क्यूब R2 क्यूब के बराबर है। तो क्या मैं ये समझ जाऊं कि R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1 आएगा?
R2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1। तो ये जो R2 है ये क्या है, ट्वाइस ऑफ R1 के बराबर है। तो इसका प्लेनेट 1 के लिए जो G1 लिखूं मैं क्या लिख दूं, प्लेनेट 1 के लिए जो G आएगा वो क्या आएगा, Gm डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, और G2 कितना आएगा, G8m डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R1 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो ये जो प्लेनेट 2 का मास है वो 8m लिख दिया मैंने ऑलरेडी। तो कितना आ गया ये, नीचे क्या 4 आएगा, 4R1 का स्क्वायर और ऊपर 8 है, तो क्या आ जाएगा 2Gm डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। समझ में आई बात। तो ट्वाइस ऑफ G1 आ गया ना, ये कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ G1। G2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ G1। तो G1 बाय अगर G2 कैलकुलेट किया जाए तो क्या ये 1:2 आ जाएगा, 1:2। तो क्या ऑप्शन यहां पर आ रहा है, सेकंड प्लेनेट टू दैट ऑफ 1। अच्छा, G2 बाय G1 कैलकुलेट करना था, क्या कैलकुलेट करना है, G2 बाय G1। तो G2 बाय G1 कितना आ जाएगा 2। क्या ऑप्शन बन गया हमारा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आई बात। ठीक है भैया, सेकंड इज द राइट ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। आराम से देखो इसको, समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी दोनों की सेम थी, ये लिखा है सेम एवरेज डेंसिटी। ये वाला सवाल देखो, IGSO स्टेज 1 2009, IGSO स्टेज 1 2009, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास स्मॉल m आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड r, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ईच मास इज। तो हम एक ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल एज्यूम कर लेते हैं, और ट्राइंगल कैसा है, तो ट्राइंगल ऑफ साइड r। कुछ नहीं बोला उसने, तो हमें बस यही समझना चाहिए कि भाई सबकी साइड्स क्या है, सेम है, मतलब ईच एंड एवरी साइड इज सेम, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल हम मान लेते हैं। और ऐसा भी समझते हैं कि हर 3 पार्टिकल है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर, ठीक है। कितना मास है, स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम। तो इसको मैं अगर नाम दूं 1 2 3, तो किसी भी एक पार्टिकल पे निकाल लें, क्या तीनों ही पार्टिकल सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 वाले के साथ कुछ अलग घटना घटित हो रही है और सेकंड वाले के साथ कुछ अलग और थर्ड वाले के साथ कुछ अलग, तीनों एक जैसा बिहेव करेंगे। तो मैंने जब सेकंड को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि यार इसको ये इधर की तरफ कोई खींच रहा होगा और वो फोर्स आ रही होगी इसके ऊपर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, हाँ या ना, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। और एक इसको कोई इधर की तरफ खींचे पड़ा होगा, कौन खींच रहा होगा इधर की तरफ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, समझ लेना भैया बात को, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और ये क्या है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 3। क्या इन दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है। और ये भी बात आपको समझनी चाहिए कि जब डिस्टेंस सेम है, मास सेम है, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो जाएंगी। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू
कैपिटल एफ, और वो किसके इक्वल है? वेयर कैपिटल एफ इज इक्वल टू, क्या दो मासेस हैं सेम मास के, जी एम एम, और कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं? आर। तो जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम एम बाय आर स्क्वायर। अब दो फोर्सेस एक जगह पे लग रही हैं और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या यहां पर मुझे वेक्टर लॉ यूज करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना। ये भी एफ है, ये भी एफ है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए क्या मुझे वेक्टर लॉ का इस्तेमाल करना चाहिए? बोलो हाँ या ना। ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी दोनों इक्वल हैं, कॉस 60, और कॉस 60 कितना होता है? रूट, सॉरी 1/2, कॉस 60 इज 1/2। तो कितना आ गया ये? एफ स्क्वायर जब कॉस 60 1/2 है, कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल? बोलो हाँ या ना। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर तो किसके इक्वल आ गया? बोलो भैया, किसके इक्वल आ गया? 3f स्क्वायर। √3f, √3f। √3f, और f किसके इक्वल है? जी एम एम बाय आर स्क्वायर। √3 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन है, इसको जाके चेक करो। जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, √3 जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है राजू भैया। चाहे तो आप 1 पर कैलकुलेट कर लो, 2 पर कैलकुलेट कर लो, या 3 पर कैलकुलेट कर लो, √3 टाइम्स जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ही आएगा। जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ही आएगा। बात समझ में आई है आपको? ये वाला तो मैं करा चुका हूँ शायद। IGSO स्टेज 1 2013 का एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी हाइट पर, अब बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि वो यही वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। मैं इसको इतनी बार बोलता हूँ तो बच्चे इसी को याद कर लेते हैं, और इस बात को भूल जाते हैं कि मास्टर ने इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी दे रखा है कि इसको सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब एच, स्मॉल एच, कैपिटल आर ई के कंपैरिजन कम हो। तो बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। अब उनका मैं क्या करूं, क्या किया जाए उनका? तो फिर तो बस एक ही बात है कि ये फॉर्मूला सिखाया ही ना जाए और मेन फॉर्मूला ही बच्चों को याद कराया जाए, फिर वो कैलकुलेशन में उलझते रहें, बढ़िया है। तो इसको कैसे लिखना है? अगर स्मॉल एच आर ई के कंपैरिजन में छोटा ना हो, द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन एल्टीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। भाई आज थोड़ी नेग्लेक्ट कर दूंगा मैं एच को। एच आज आर ई के ही बराबर है, तो कैसे मैं उसको इग्नोर कर दूं? आज तो इग्नोर नहीं कर सकता, तो मैं अपने बेसिक फॉर्मूले के पास जाऊंगा। कि जितना आर ई है उतना ही ऊपर, तो जी कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय 2 आर ई का स्क्वायर।
तो कितना आया ये, जी एम ई डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ आर ई का स्क्वायर। तो ये भाई क्या है ये क्या है ये? सर ये जी नॉट है जो अर्थ के सरफेस पे मिलता है। तो बात खत्म हो गई कि किसी एच हाइट पे जो कि आर ई के बराबर होगी, समझ में आ रही बात, तो वहां पर जी नॉट बाय 4 मिली है, अर्थ के सरफेस का 1/4। तो क्या कहूं कि 25% इंक्रीज हो गई या 35% डिक्रीज हो गई, तो बहुत ही बकवास। 75% डिक्रीज हो गई भैया, जी नॉट थी 75%, 3 G0/4 डिक्रीज होके अब 25% बची है वहां पे। 25% डिक्रीज या इंक्रीज नहीं, 25% बची है, यानी 75% डिक्रीज हो गई। समझ में आई बात? तो सिर्फ और सिर्फ सी, सी इज द राइट आंसर। बताओ, क्या पढ़ाए हुए में से सवाल आ रहे हैं? बिल्कुल। अभी तो देखना आप, जब PYQ सारे लग जाएंगे तो आपको लगेगा यार कुछ बचा ही नहीं। तो इतना पढ़ा दिया जा रहा है, इतना पढ़ा दिया जा रहा है कि कुछ बचेगा ही नहीं। क्या समझे? कुछ बचेगा ही नहीं, सारे सवाल आपके पढ़ाए हुए में से निकल के आएंगे, गारंटीड। आओ और पढ़ते हैं थोड़ा, और पढ़ते हैं भैया, सवाल करेंगे या और पढ़ लेते हैं, देखूं कोई सवाल और कवर हो रहा हो। 2019 में आया हुआ सवाल है, NSO 1819। At a place, the value of acceleration due to gravity is g, is reduced by 2% of its value on the surface of earth। तो उसने कहा कि 2% घट गई, 2% कम हो गई। ठीक है भाई, 2% कम हो गई। तो पूछ रहा है कि वो क्या हो रहा होगा, 64 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के नीचे गया होगा, या 64 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ गया होगा, या 32 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, 32 किलोमीटर बिलो दी। ये ऑप्शन है, 64 किलोमीटर बिलो या ऊपर, 32 किलोमीटर बिलो या ऊपर। ठीक है, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व करो इस सवाल को। ये जो परसेंटेज चेंज की बात है, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको लिखवाता हूं, और ध्यान से सुनना भैया, ये नोट है, नोट है, तुम्हारी नजरों से छूट ना जाए, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, ताकि बटन जैसी आंखें वालों को भी दिखाई दे जाए। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज। देखो, कभी भी परसेंटेज चेंज निकालनी हो किसी चीज में, तो उसमें ऐसे करते हैं, फाइनल, जो भी वो क्वांटिटी है, फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। मतलब आप फाइनल माइनस इनिशियल याद रख लो, याद रख लो, फाइनल चेंज निकालना है, क्या निकालना है? चेंज। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100, तो आता है परसेंटेज चेंज। एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, परसेंटेज चेंज आता है, ये क्या है? परसेंटेज चेंज। समझ रहे हो दुनिया, ए जनता, ये देख जनता, सो रही है क्या? ये देख,
फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100। अगर मुझे जी में चेंज निकालना है कि मैं एच हाइट ऊपर गया, तो मैं कैसे लिख दूं? देख कैसे लिखना है। एग्जाम्पल है, किसी हाइट पे माइनस जी सरफेस पे, और सरफेस के रेस्पेक्ट में चेंज देखा जा रहा है, तो इनटू 100। तो ये क्या आया? परसेंटेज चेंज इन जी। परसेंटेज चेंज इन जी। तो ये फॉर्मूला आप याद रखोगे, आप बड़े फायदे में रहोगे। तो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है उसका ये फॉर्मूला आपको सिखा दिया। समझ में आई बात? इसको पॉज करो, नोट करो और फिर इस सवाल को सॉल्व करो। पॉज करो, नोट करो और फिर इस सवाल को सॉल्व करो। ठीक है जी। सवाल को ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है कि 2% रिड्यूस हुई है। अब चाहे तो मैं सरफेस के, अर्थ सरफेस के ऊपर जाऊं और चाहे अर्थ सरफेस के नीचे जाऊं, दोनों ही केस में डिक्रीज तो होती है। समझ में आई बात आपको? दोनों ही केस में रिड्यूस होती है। तो फिर अब क्या किया जाए? तो पहले तो मैं हाइट वाला केस एनालाइज करके देखूंगा कि किसी हाइट पे जा रहे हैं तो क्या होता है। समझ में आई बात? यहां से मैं किसी एच हाइट पे जाऊंगा और परसेंटेज जी में जो चेंज आ रहा है, जी में जो परसेंटेज चेंज आ रहा है वो 2% का है। अगर कहानी ऐसी है, हाँ जी, तो हाइट कितनी होगी इस बात पे सवाल है। आओ करते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, तो मैं तो अभी अभी फॉर्मूला बताया आपको कि परसेंटेज चेंज इन जी क्या होगा राजू? क्या होगा? फाइनल, यानी किसी हाइट पे जाके जो बनी, किसी हाइट पे जाकर जो जी की वैल्यू है फाइनल वैल्यू होगी। सरफेस पर कितनी वैल्यू है? जी नॉट डिवाइडेड बाय इनिशियल, यानी कि जी नॉट इंटू 100। तो वहां पे परसेंटेज कितना था? 2% का, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू जी नॉट 1 माइनस 2h बाय आर ई। यही तो फॉर्मूला है। सर आप अब ये बताओ, आपने यहाँ पे ये वाला क्यों लगा दिया? क्या बहुत कम है? एच आपको कैसे पता अगर ज्यादा हुई तो? क्योंकि परसेंटेज चेंज सिर्फ 2% का है। 5% तक मैं ये कंसीडर करता हूं अप्रोक्सीमेशन। ये तो बेसिक रूल है फिजिक्स का। 5% तक आप अप्रोक्सीमेशन बड़े आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो फिर 2% है। तो ये क्या हो गई? फाइनल जी एच माइनस जी नॉट डिवाइडेड बाय जी नॉट। अब कैलकुलेशन भी मैं ही करूं। जी नॉट कॉमन लो और काट दो, तो 1 माइनस 2h बाय आर ई माइनस 1। क्या आया? 1 माइनस 2h बाय आर ई इन 1 माइनस 2h बाय आर ई माइनस 1। तो क्या सिर्फ माइनस 2h बाय आर ई बचा? और ये परसेंटेज रिड्यूस रिड्यूस थी, तो इतना माइनस में है, ये रिडक्शन। ये 2% रिड्यूस्ड है, रिड्यूस्ड बाय 2%, तो माइनस में तो आना है ही। हाँ या ना? तो यहां पर क्या बचेगा? माइनस 2h बाय आर ई, और यहां पर कितना है? -2/100। बोलो हाँ या ना? माइनस से माइनस उड़ा दो, 2/100। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे लाल, 2 से 2 को उड़ा दे, और यहाँ पे आर ई कितना है? 6400 किलोमीटर।
आर ई की वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर। 64, तो 64 बचेगा सिर्फ यहाँ पे। 100, 00 कैंसिल, पुट करके देख तो एच कितना एक आ गया 64 किलोमीटर। तो यानी कि मैं 64 किलोमीटर ऊपर चढ़ जाऊं तो मुझे वही बात मिल जाएगी कि 2% रिड्यूस हो जाए, तो 64 किलोमीटर बिलो नहीं, अबव। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना। और अगर मुझे करीब करीब इतना ही चेंज चाहिए, करीब करीब इतना ही चेंज चाहिए, याद करो मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर ऊपर जाओ और 1 किलोमीटर नीचे जाओ। 1 किलोमीटर ऊपर जाओ, 1 किलोमीटर नीचे जाओ, कहाँ ज्यादा चेंज मिलता है? कहाँ ज्यादा चेंज मिलता है? हाइट में 1 किलोमीटर ऊपर जाने में ज्यादा चेंज मिलता है। ठीक है, तो डेप्थ के साथ भी ये कहानी हो सकती है क्या? मैं चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 32 किलोमीटर बिलो वाला ऑप्शन भी है। तो अगर चेक करना हो मेरे साथ चेक करो, या ये होमवर्क के लिए दे दूं, इसको चेक करना है, चेक ऑन योर ओन। अगर आपको डाउट है इसमें कि 32 किलोमीटर बिलो भी हो सकता है तो इसको चेक करो, चेक करो। कैसे? जी, जी नॉट 1 - d/re यूज करके, सेम जैसे मैंने एच के साथ किया इसी तरह आप डेप्थ के साथ करो। ठीक है भाई, इसको चेक करना है, चेक करो क्या ये ऑप्शन सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर क्या हो गया? बी हो गया। हेलो, चेक करना भाई। और सवाल देखोगे? एनएसओ 2018-19 का ये सवाल है। स्फेरिकल प्लेनेट has a mass mp and diameter dp. A particle of small m falling freely near the surface of Earth. ठीक है जी, समझ गए आप क्या कहानी हो रही है? कोई प्लेनेट है जिसका मास क्या है? mp, और रेडियस उसका क्या हो गया? आर पी। समझ रहे क्या राजू? ए इधर देख, देख इधर। अच्छा, तो सॉरी 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 सॉरी, लक पतलू ने, सॉरी सॉरी, आरपी, dp/2। A particle of mass m falling freely near the surface of this planet, अर्थ नहीं है, प्लेनेट है कोई, एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा राजू, बता देगा क्या? मैं तो ये वाला फॉर्मूला जानता हूं, नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट। अब आरपी की जगह क्या मैं डीपी रख दूंगा? हाय छी छी सवाल, ना 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 ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है भाई, इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं। सर इस स्मॉल एम का कोई रोल नहीं आएगा क्या भैया? अगर मैं जी एम एम पी एम लिख दूंगा तो एम से मल्टीप्लाई होके क्या ये फोर्स बन जाएगी? लेकिन मुझे क्या निकालना है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो यही होती है। ठीक है, हाँ या ना? एक्सेलरेशन उस अर्थ के सरफेस के, अर्थ मेरे मुंह से क्यों निकल रहा है, डिलीट डिलीट बैक स्पेस, प्लेनेट के सरफेस के पास में कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसके बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो कितना होता है वो? GMP/RP का स्क्वायर। तो जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो मुझे मिल गया 4 GMP, ग्रैंड मास्टर पैकेज, GMP/DP का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है बताओ यार? कितने फूदू फूदू सवाल पूछे मैं भैया, एकदम, एकदम ही मतलब।
ये वाला होमवर्क है भाई, और आंसर चाहिए मास्टर को। कमेंट करना है आंसर। NSO 2020-21 में आया हुआ सवाल है। सवाल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सवाल एक्सप्लेन करूंगा तो करवा ही दूं है ना, तुम ही करोगे। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, while the radius of another planet is around 2800 kilometer. The density of this planet is only 20% of the density of Earth. The value of acceleration due to gravity of this planet. एक दूसरा planet है, एक दूसरा planet है, उसके बारे में बात हो रही है। कह रहा है कि इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी के कितना है, 20%। अब बताओ क्या बताएं। इसका रेडियस कितना है, 2800 किलोमीटर ओनली। द डेंसिटी ऑफ दिस प्लैनेट 20%, यानी कि 0.2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। ये सिग्मा जो है मैंने डेंसिटी मान लिया, ठीक है। तो इसका करना है भाई, आप ही को करना है, मैं तो कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूला लिख दूं, क्योंकि ये तो अभी लिख के ही आए हैं पीछे वाले सवाल में। मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, और अर्थ की जो G0 है उसकी वैल्यू आप जानते हो वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इस होमवर्क चाक पे पत्ते गा रहे हैं, जैसा फिल्मों में होता है, हू रहा है हूबहू। तो करो बच्चे सवाल को, हे करना है, खुद करोगे। मैं नहीं भैया। और कुछ बच्चे इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से भी खेल सकते हैं, बिना पेन चलाए से आंसर टिक कर सकते हैं। अब वो आप करो भाई, मैं तो इसमें कुछ और हिंट नहीं दूंगा। तो अभी हमारा क्या क्या रह रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सैटेलाइट, है ना। एस्केप वेलोसिटी, ये सब रह रहा है यार। टाइम कितना हो गया, 1:33। तो एक लेक्चर और देना पड़ेगा, क्या करें। होमवर्क ही दे दें आपको, होमवर्क लो यार। हम एक लेक्चर में आपको और दूंगा, वो संडे में डिप्लॉय कर दूंगा, मैं लॉन्च कर दूंगा इधर से, ठीक है। एक संडे का लेक्चर होगा, प्लीज़ आप उसको देख लेना। होमवर्क में क्या है, एक्सरसाइज 1 को आप क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 23 तक निपटा दो। एक्सरसाइज 2 जो है वो आप टिल क्वेश्चन 10 तक कर दो, और एक्सरसाइज 3 जिसके अंदर PYQs हैं उसको भी आप टिल क्वेश्चन नंबर 12 तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन में। तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।